अरे भाई भाई भाई, किस्मत देखो मेरी। मतलब भगवान जब किस्मत लिख रहा था तो शायद वो भी गांजा मार के बैठा था। मेरे पास वो अल्टीमेट टैलेंट था कि मैं सिर्फ आसपास की यानी राक्षसी ऊर्जा को सोखकर सीधे ग्रेट एम्परर बन सकता था। लेकिन विडंबना देखो, मेरा जन्म कहां हुआ? शूशान ताओवादी संप्रदाय में, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कौआ चिट्टा राक्षस फटकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ऊपर से सोने पर सुहागा, नियम इतने कड़क कि बिना संप्रदाय प्रमुख के आर्डर के कोई चेला पहाड़ से नीचे पैर तक नहीं रख सकता था। मैं तो रोज अपनी किस्मत को रोता था कि भाई इस जन्म में तो अपना एम्परर बनने का सपना तेल लेने गया। लेकिन भाई तभी मेरी बोरिंग जिंदगी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जिन हरामखोर भाई बहनों के साथ मैं रोज बैठ के समोसे तोड़ता था, जिन्हें मैं अपना जिगरी यार समझता था, सालों ने पीठ में ऐसा छुरा घोंपा कि मजा ही आ गया। उन्होंने मुझ पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया। उस दिन शूशान के मेन हॉल का नजारा देखने लायक था। मैं घुटनों के बल बैठा था और वो सब भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे थे, इस गद्दार को सजा दो, इसे लॉक शिनमो टावर में डालो। मेरे संप्रदाय प्रमुख, जो रिश्ते में मेरे पिता भी थे, बेचारे खड़े नियमों के आगे मजबूर थे। उनकी आंखों में लाचारी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। मुझे घसीटते हुए एक सुनसान बंजर इलाके में ले जाया गया। सामने वो विशाल डरावनी कांसे की मीनार खड़ी थी। जैसे ही उसका भारी झंग लगा, लोहा कड़कड़ाते हुए खुला। भाई साहब, सामने से जो याओकी का थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा ना, कसम से कलेजा गार्डन गार्डन हो गया। सदियों पहले इस टावर में दुनिया के सबसे खूंखार राक्षसों को बंद किया गया था। अब भले ही वो मरखप गए हों, लेकिन उनकी छोड़ी हुई भयानक राक्षसी ऊर्जा वहां ठसाठस भरी थी। शूशान के लोग इस जगह को अपने अपराधियों के लिए नरक मानते थे, क्योंकि यहां आते ही किसी भी इंसान का अमृता का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता था। मुझे वहां छोड़ने आए चेले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। बेचारा, अब तो इसकी कल्टीवेशन ऊर्जा भी छीन ली गई है। ये तो अपाहिज हो चुका है। इस भयानक जहरीली हवा में ये 3 दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। कितनी दर्दनाक मौत मरेगा। उनके चेहरों पर वो नकली सहानुभूति और अंदर ही अंदर कमीनी खुशी साफ दिख रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं रोऊंगा, भीख मांगूंगा। लेकिन तभी मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और सीना तान कर खड़ा हो गया। जो शरीर कल्टीवेशन छिनने की वजह से अभी मरा जा रहा था, अचानक उसमें से एक ऐसी भयानक और अदम्य ताकत फूट पड़ी कि धरती हिल गई। उन सब हरामखोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इससे पहले कि उनके भेजे में कुछ घुसता कि ये चमत्कार हुआ कैसे, मैंने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे उस टावर के अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे मूर्खों, दुनिया के लिए जो मौत का कुआं था वो मेरे लिए कुबेर का खजाना था। मेरे लिए वो नर्क नहीं, जन्नत का दरवाजा था। बाहर वो लोग क्या बकवास कर रहे थे, क्या शौक मना रहे थे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो टावर के अंदर जाते ही गहरी सांसें लेने लगा, जैसे कोई बरसों का भूखा 56 भोग देखकर टूट पड़ता है। अंदर का माहौल सच में जानलेवा था। चारों तरफ बिखरी याओकी इतनी तेज और नुकीली थी जैसे हवा में हजारों तलवारें तैर रही हों। कोई भी आम कल्टीवेटर अगर इसे गलती से भी सांस के जरिए अंदर ले लेता तो या तो वो पागल हो जाता या वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। लेकिन मेरे लिए तो ये वो टॉनिक था जिसके बिना मैं बरसों से तड़प रहा था। आखिरकार मैं अपनी सही जगह पर पहुंच ही गया था। इस टावर की औकात देखो। यहाँ की राक्षसी ऊर्जा इतनी जहरीली थी कि अगर युआनिंग/नासेंट सोल लेवल का कोई बड़ा सूरमा भी यहां आ जाता तो ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने में तड़प तड़प कर उसका राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन मेरे लिए तो यह अमूल्य खजाना थी, जैसे किसी प्यासे को बिस्लेरी का झरना मिल गया हो। अभी मुझे अंदर गए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि मेरे डैनेटियन में ठप पड़ी स्पिरिचुअल पावर फिर से उबलने लगी। मेरी छीनी हुई कल्टीवेशन इतनी तेजी से वापस आ रही थी कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मुझे कामयाबी का चस्का लगा तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पलथी मारी और आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो गया। इसके बाद के आधा महीना मैंने दिन रात सिर्फ एक ही काम किया, सांस खींच खींच कर यौकी डकारना। इस बीच पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसे मेरी परवाह थी, मेरी प्यारी जूनियर सिस्टर। वो हर कुछ दिनों में छुपते छुपाते मेरे लिए खाना लेकर आती थी। उसके अलावा बाकी सब तो मुझे मरा हुआ मान चुके थे। मौसम बदलते गए, वसंत आया, पतझड़ गया। बाहर जो लोग मेरे मरने की मन्नतें मांग रहे थे उनकी छाती पर सांप लौट गया, क्योंकि यह अपाहिज न सिर्फ जिंदा था बल्कि अंदर ही अंदर सिस्टम हिला रहा था। 3 साल बीत गए। 3 साल में मैंने वो कर दिखाया जो इस संप्रदाय के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मैं सीधे नासेंट सोल के पीक पर पहुंच गया। भाई साहब, मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारे संप्रदाय के चीफ, मेरे पिता, और वो पुरानी खोपड़ी वाले एंसेस्टर्स भी अब मेरे सामने बच्चे लग रहे थे। अब मैं बिना किसी शक के शूशान का नंबर 1 योद्धा बन चुका था। लेकिन मुझे पता था कि हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा था। युआनिंग के ऊपर अभी 5 और खूंखार लेवल्स थे। चुकियाओ, लियंशु हेती, दुजी डाचिंग, ओखिमुसा
और इन सबसे ऊपर आता है वो पौराणिक लेवल, ग्रेट एम्परर। आम लोग तो साले युवानेंग लेवल पर पहुंचकर ही ऐसे चौड़े होते हैं जैसे खुद भगवान बन गए हों, अपनी अलग संप्रदाय खोल लेते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये युवानेंग सिर्फ एक शुरुआत थी। असली मजा तो ग्रेट एम्परर बनकर पूरी दुनिया को अपने जूतों के नीचे रखने में था। और इस लॉक डीमन टावर की बदौलत मेरा एम्परर बनना तो बस समय की बात थी। जैसे जैसे मेरी ताकत रॉकेट की स्पीड से बढ़ी, मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी इतनी खतरनाक हो गई कि मैंने इस अंतहीन टावर के कोने कोने को खंगालना शुरू कर दिया। और भाई, अंदर जो खजाना मिला उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां सदियों पहले मरे हुए महान राक्षसों और शूशान के उन पूर्वजों की लाशें और उनकी गुप्त स्कॉरोल्स दफन थीं, जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। जब मैंने उन किताबों को ध्यान से देखा तो मुझे हंसी आ गई। बाहर जो शूशान के बड़े बड़े उस्ताद कल्टीवेशन की जिन तकनीकों पर घमंड करते फिरते हैं, वो सब तो कटी फटी और अधूरी नोकिया का पुराना मॉडल थी। असली और पावरफुल वर्जन तो इस टावर के अंदर तिजोरी में बंद था। मुझे क्या क्या मिला जरा सुनो। चिक्स्याओ सोर्ड, एक ऐसी परम बर्फीली तलवार जो अकेले ही तबाही मचा दे। कंप्लीट शूशान स्वॉर्ड टेक्निक। ये दोनों चीजें अगर आज बाहर आ जाएं तो या तो शूशान वापस अपने पुराने सोने के दिनों में लौट आएगा, या फिर पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा कत्लेआम मचेगा कि खून की नदियां बह जाएंगी। और ये सब अब मेरी जेब में था। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अब तो लाइफ सेट है, आराम से एम्परर बनेंगे। लेकिन तभी लाइफ ने फिर से एक मोड़ लिया और अचानक मुसीबत ने दस्तक दे दी। इस पूरे संप्रदाय में मेरे पिता और भाई के बाद सिर्फ वही मेरी छोटी शिमेई थी जो मुझसे सच्चा लगाव रखती थी। इस बार जब वो हमेशा की तरह चोरी छिपे मेरे लिए खाना लेकर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे शूशान को हिलाकर रख दिया था। उसने हाँफते हुए कहा, भैया, बहुत सारे डेमन कल्ट्स ने आपस में हाथ मिला लिया है और वो सब मिलकर शूशान पर हमला करने आ रहे हैं। पूरे संप्रदाय में हड़कंप मचा हुआ है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहां तक कि मुझ जैसी छोटी सी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की कमजोर चिली को भी युद्ध के मैदान में आगे धकेला जा रहा है। सच कहूं तो मुझे उस मतलबी और धोखेबाज शूशान संप्रदाय से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो भाड़ में जाए तो मुझे खुशी ही होगी। लेकिन सामने खड़ी इस मासूम लड़की ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, सुन, वहां जाकर हीरो बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर तुझे लगे कि दुश्मन भारी पड़ रहा है और तू जीत नहीं सकती तो सबसे पहला काम करना दुश्मन को देखते ही पतली गली से वापस संप्रदाय के अंदर भाग आना। अपनी जान जोखिम में मत डालना। सच कहूं तो मेरे लिए ऐसी बातें अब बहुत आम हो चुकी थीं। अमृता की इस दुनिया में कल्टीवेटर्स और राक्षसों के बीच ऐसी महाजंग होना कोई नई बात नहीं थी। और वैसे भी भले ही शूशान के लोग कितने भी गए गुजरे और मतलबी हों, लेकिन संप्रदाय में अभी भी नासेंट सोल लेवल के कई बूढ़े एंसेस्टर्स बैठे थे। शूशान कोई ऐसा हलवा नहीं था कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर इसे निगल जाए। मेरी बात सुनकर शिमेई ने चुपचाप सिर हिलाया और वहां से चली गई। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद मुझे एक और बड़ा झटका लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सगा छोटा भाई ये लिंगचुआन भी इस लॉक डीमन टावर में मुझसे मिलने आ जाएगा। नियम के मुताबिक तो यहां आना मौत को बुलावा देना था, लेकिन इस बार मेरा भाई कोई चोरी छिपे नहीं आया था। उसके हाथ में खुद संप्रदाय प्रमुख हमारे पिता का आदेश पत्र था। वो मेरे लिए ढेर सारा बढ़िया खाना और शराब लेकर आया था। उसे देखकर मेरी भौहें तन गईं। मेरे बार बार कुरेदने और पूछने पर उसने जो सच बताया उसने मेरे भी कान खड़े कर दिए। उसने उदास होकर कहा, भैया, इस बार राक्षसी संप्रदायों का हमला वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता है। सबसे बुरी खबर यह है कि राक्षसों का एक पुराना ओल्ड मॉन्स्टर जो सालों से गुफा में बंद था, उसने अपनी कल्टीवेशन की बेड़ियों को तोड़ दिया है और वो अब चुकियाओ लेवल का महायोद्धा बन चुका है। हमारे पिताजी इस संकट से निपटने के लिए आनन फानन में अपनी गुफा में बंद हो गए हैं ताकि वो भी किसी तरह अगला लेवल हासिल कर सकें। फिलहाल शूशान की पूरी कमान मेरे हाथों में है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ पाया। लिंगचुआन ने शराब का प्याला उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, आज हम दोनों भाई आखिरी बार जी भरकर शराब पियेंगे। जब रात गहरी हो जाएगी तो आप यह टोकन लेकर चुपचाप पहाड़ से नीचे निकल जाना और अपनी जान बचा लेना। ये कहकर उसने एक ही घूंट में पूरी शराब गटक ली और वो जादुई टोकन जमीन पर रख दिया। हम दोनों देर रात तक शराब पीते रहे। आखिरकार जब आधी रात बीत गई तो मेरे भाई ने उस टोकन का इस्तेमाल करके बाहर खड़े पहरेदारों को चीफ का हुक्म सुनाया कि वो मुझे सुरक्षित पहाड़ से नीचे छोड़ आएं। अब भाई, मुझे अपनी असली ताकत छुपाकर रखनी थी, इसलिए शरीफ बनकर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ दिनों बाद पूरे शूशान संप्रदाय में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी की मैयत उठी हो। चप्पे चप्पे पर पहरा था। मैन हॉल के अंदर मेरा भाई और कई बड़े बड़े एल्डर्स हमारे पिता चीफ जाओसी को घेर कर खड़े थे। बुजुर्ग हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे, चीफ, हमने आपके बचने का सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया है। पूरे संप्रदाय में आप ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो चुकियाओ लेवल पर पहुंच सकते हैं। शूशान के भविष्य के लिए प्लीज आप यहां से छुपकर निकल जाइए। लेकिन जाओसी
मेरे पिता ने अपनी तलवार को जमीन पर पटका और कड़क कर बोले, मैं शूशान का चीफ हूं, मैं कायरों की तरह मैदान छोड़कर भाग जाऊं। वो बुढ़ा अगर यहां आने की हिम्मत भी करेगा तो भले ही मुझे अपनी आत्मा को भस्म करना पड़े, मैं उसे अपने साथ नक लेकर जाऊंगा। उसी वक्त पहाड़ के एक पतले रास्ते पर मेरी छोटी शिमेई बाकी चेलों के साथ गश्त लगा रही थी। उसके साथ खड़े चेले खुद को दिलासा देने के लिए बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अरे डरो मत भाई, हमारा शूशान कभी दुनिया का सबसे टॉप संप्रदाय हुआ करता था। भले ही आज हमारे दिन थोड़े खराब हैं, लेकिन इन दुष्ट राक्षसों की इतनी औकात नहीं कि हमारा बाल भी बांका कर सकें। और भाई साहब, अभी उनकी जबान से ये शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक आसमान में एक भयानक काला विशालकाय हाथ प्रकट हुआ। उस हाथ ने पूरे सूरज को ढक लिया। दिन में रात हो गई और इतनी खूंखार डेमोनिक छी फैली कि शूशान को बचाने वाला सदियों पुराना गोल्डन शील्ड बैरियर एक झटके में कांच की तरह टूटकर राख हो गया। शूशान के नन्हे मुन्नों, क्या तुम अपने दादाजी का स्वागत करने बाहर नहीं आओगे? हा हा हा। आसमान के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटा बुढ़ा हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाला चुकिया लेवल का दबाव इतना जानलेवा था कि कमजोर चेलों का दम घुटने लगा। शूशान के 6 सबसे ताकतवर युवानेंग बुजुर्ग अपनी तलवारें तान कर आसमान में उड़े। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सबसे खतरनाक हमला किया, लेकिन उस काले कपड़ों वाले बुढ़े ने सिर्फ एक हिकारत भरी हंसी हंसी, हवा में धीरे से अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बूम! एक ही झटके में शूशान के वो 6 सबसे बड़े सूरमा लहूलुहान होकर जमीन पर आ गिरे। संप्रदाय की पूरी टॉप आर्मी सिर्फ 1 सेकंड में ढेर हो चुकी थी। सारे चेलों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक उसी समय जब पूरा शूशान मौत के डर से कांप रहा था, संप्रदाय के मेन हॉल से एक ऐसी भयानक और कड़कड़ाती हुई तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई निकली कि खुद काल भी पीछे हट जाए। हमारे चीफ झाओसी हाथ में अपनी चमचमाती तलवार लिए खड़े थे। इस एक वार के लिए उन्होंने पूरे 7 दिन और 7 रात तक अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया था। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये पूरी कायनात को हिला देने वाला वार था। उस काले कपड़ों वाले बुढ़े के चेहरे की हवाइयां भी उड़ गईं, क्योंकि उस काले कपड़ों वाले बुढ़े, जिसका नाम हेतु था, ने ऐसा जानलेवा वार पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने फुर्ती से खुद को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन चीफ के 7 दिन और 7 रात के गुस्से से भरी वो तलवार उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। घायल होते ही हेतु गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा और शूशान की आखिरी उम्मीद, हमारे चीफ भी खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर आ गिरे। लेकिन वो राक्षस इतने पर भी नहीं रुका। वो चीफ की जान लेने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर मेरी वो छोटी शिमेई अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर चीफ के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। ए छोटी बच्ची, रास्ते से हट जा वरना कुचल दी जाएगी। हेतु अपनी भारी आवाज में गरजा और आगे बढ़ने लगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की वो नन्ही सी शिमेई डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कांपती हुई तलवार उस राक्षस की तरफ तान दी। आसमान से आ रहे उस विशाल काले हाथ को देखकर उसे समझ आ गया था कि आज उसकी मौत पक्की है। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी खेल पलट गया। अचानक आसमान से बिजली की रफ्तार जैसी एक कड़कड़ाती हुई तलवार की धार चमकी, जिसने हेतु के उस घमंडी काले हाथ को पलक झपकते ही गाजर मूली की तरह काटकर 4 टुकड़ों में बिखेर दिया। पूरी दुनिया थम गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर आसमान से हवा को चीरता हुआ एक साया अपनी तलवार पर सवार होकर तलवार की सवारी करते हुए शान से नीचे आ रहा था, मानो साक्षात कोई परम पूज्य सोड इमॉर्टल धरती पर उतर आया हो। कौन है तू? हेतु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि इस नए बंदे की ताकत उसके ठपंचा छुआ के आओ लेवल से रत्ती भर भी कम नहीं है। उसे लगा शूशान का कोई पुराना मरा हुआ पूर्वज कफन फाड़ कर बाहर आ गया है। अब सुनो असली ट्विस्ट। वो चमकीला साया और कोई नहीं, मैं ही था। मैंने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था ताकि ये लोग मुझे पहचान न लें, और मुझे अंदर की बात पता थी कि भाई मुझे यह लड़ाई तुरंत खत्म करनी होगी, क्योंकि यह मेरी खुद की परवाह की हुई असली ताकत नहीं थी, बल्कि मैंने लॉक डीमन टॉवर से चुराए हुए एक प्राचीन जादुई तावीज की ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसने मुझे कुछ देर के लिए चुकियाओ लेवल का बाहुबली बना दिया था। मैं बिना एक शब्द बोले सीधे हेतु पर टूट पड़ा और अपनी तलवार हवा में लहरा दी। मेरी तलवार का खूंखार दबाव देखकर हेतु के पसीने छूट गए। उसने घबराहट में अपनी सबसे बड़ी जादुई तकनीक द ग्रेट ब्लैक हैंड दोबारा चलाई, लेकिन मेरी तलवार की धार के आगे उसकी वो काली तकनीक ऐसे कटी जैसे गरम चाकू से मक्खन कटता है। हेतु को मजबूरन 4 कदम पीछे हटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मेरे शरीर से निकलने वाली दिव्य रोशनी और खतरनाक तलवार की गूंज से पूरा शूशान पहाड़ थरथर कांपने लगा। सिर्फ एक वार में उस खूंखार राक्षस को पीछे धकेलते देख शूशान के चेलों के हलक में अटकी जान वापस आ गई। वो खुशी से चिल्लाने लगे, अरे भाई देखो, ये तो हमारे संप्रदाय के कोई महान पूर्वज हैं जो हमें बचाने आए हैं। भगवान का शुक्र है हम सब बच गए। जो लोग अभी मरने की भीख मांग रहे थे वो अब पागलों की तरह नाचने लगे।
यहाँ तक कि खुद हेतु को भी अब यकीन होने लगा था, ये कैसे हो सकता है? क्या शूशान में वाकई कोई ऐसा बूढ़ा भेड़िया छुपा बैठा था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला? हेतु इस राक्षसी सेना का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन मेरी एंट्री ने बाकी के छोटे मोटे राक्षसों की पैंट गीली कर दी। जो कल्ट्स अभी शूशान को लूटने के लिए उतावले हो रहे थे, उन पर जैसे किसी ने बर्फीला पानी डाल दिया हो। हेतु को अब मुझसे वो खतरा महसूस हो रहा था जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने डरते कांपते पूछा, आखिर कौन है तू? मैंने अपनी आवाज बदलकर गहरी और गूंजती हुई टोन में कहा, जो भी मेरे शूशान की तरफ आंख उठाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरा डायलॉग खत्म होते ही मैंने अपनी तलवार से बिजली की कड़क जैसी एक और खतरनाक रोशनी हेतु की छाती की तरफ दे मारी। हेतु ने हड़बड़ी में अपने हाथों से एक के बाद एक कई शक्तिशाली जादुई ढालें बनाई ताकि मेरी तलवार को रोक सके, लेकिन उसकी वो महान कही जाने वाली ढालें मेरी तलवार के आगे पटाखों की तरह एक एक करके फटने लगीं। जब उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगा तो हेतु गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसका शरीर अचानक हवा में 3 फीट और बड़ा हो गया। उसने अपनी आखिरी तरकीब किंग कॉन्ग डेमन बॉडी, धातु जैसी अमर राक्षसी काया को जगा लिया था और किसी तरह मेरी उस भयंकर तलवार की धार को झेलने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आखिरी औकात लगा दी थी और उसकी किंग कॉन्ग डेमन बॉडी ने मेरी तलवार की आधे से ज्यादा ताकत को सोख भी लिया था। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन मैंने अपनी आंखों में ठंडी चमक लाते हुए अपने होंठों से सिर्फ 3 शब्द निकाले, जे परम तलवारबाजी। ये बोलते ही मेरी तलवार की रोशनी 10 गुना और बढ़ गई। भाई साहब, नजारा देखने लायक था। वो छुआ कियाओ लेवल का महाराक्षस जो खुद को भगवान समझ रहा था, मेरी एक ही धारदार लहर से सीधे डीकैपिटेट यानी धड़ से सिर अलग हो गया। उसका कटा हुआ सिर फुटबॉल की तरह हवा में उछला। कल्ट्स के बाकी चमचों ने जब देखा कि उनका सबसे बड़ा डॉन हेतु पलक झपकते ही हवा में उड़ती तलवार से गाजर की तरह काट दिया गया है, तो सालों की रूह कांप गई। वो सब अपनी अपनी चप्पलें हाथ में उठाकर दुम दबाकर ऐसे भागे जैसे पीछे यमराज पड़ गया हो। पूरे शूशान के चेलों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी जोरदार चीखों और नारों से आसमान गूंज उठा। हेतु का काम तमाम करने के बाद मैं उड़ता हुआ नीचे आया, अपनी उस छोटी शिमेई के सामने रुका और चेहरे पर कपड़ा बंधे होने के बावजूद अपनी आंखों से एक हल्की सी मुस्कान थी। इसके तुरंत बाद मैं अपनी तलवार पर सवार हुआ और बादलों को चीरता हुआ अनंत आसमान में गायब हो गया। शिमेई अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे जाते हुए देखती रही। उसे मेरे जाने के बाद एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। एक धुंधली सी याद आई, पर वो लाख कोशिश करने के बाद भी पहचान नहीं पाई कि वो मैं था। जब तक बाकी लोग अपनी फटी आंखों को मलते हुए होश में आते, तब तक मेरा सिग्नेचर पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। तभी शूशान का एक बुढ़ा महाअनुभवी बुजुर्ग उस तरफ देखते हुए पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, जी परम तलवारबाजी। अगर मेरी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं, तो यह शूशान की वो परम गुप्त कला थी जो हजारों साल पहले इतिहास के पन्नों में खो चुकी थी। वहां से निकलकर मैं बिना किसी को भनक लगे चुपचाप अपने उसी पुराने ठिकाने लॉक डीमन टावर में वापस आ गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उस प्राचीन तावीज का असर खत्म हो गया और मैं वापस चुकियाओ से अपने असली नेसेंट सोल लेवल पर आ गिरा। सोचो भाई, एक चुकियाओ लेवल के महायोद्धा को धूल चटाने के बाद भी मेरे अंदर रत्ती भर का घमंड नहीं आया, बल्कि इस लड़ाई ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि उधार की ताकत से कब तक चलेगा। मेरी खुद की असली कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। हाँ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, शूशान की इस में दम तो बहुत है। अब सही मौका था कि मैं इसके दूसरे लेवल यानी रेन जान है ये इंसान और तलवार एक रूप की तैयारी शुरू करूं। जब मैं अंदर आराम से कल्टीवेशन की सेटिंग बैठा रहा था, बाहर इस घटना ने भूचाल ला दिया था। घोस्ट आइलैंड का वो खूंखार डॉन हेतु शूशान के एक रहस्यमयी तलवारबाज के हाथों एक ही झटके में मार दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। जो डेमन कल्ट्स शूशान को निगलने की सोच रहे थे, उनके हौसले पस्त हो गए। यहां तक कि जो दूसरे नेक और भले संप्रदाय थे, उनके भी कान खड़े हो गए। वैसे भी आज के जमाने में दुनिया की नेचुरल एनर्जी वैसी नहीं रही जैसी हजारों साल पहले हुआ करती थी। आज के टाइम पर चुकियाओ लेवल के कल्टीवेटर्स ढूंढने से भी नहीं मिलते, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। ऊपर से शूशान जैसी टूटी फूटी गुजरे जमाने की जमीन से ऐसा सूरमा निकल आएगा, ये सोचकर ही पूरी कल्टीवेशन इंडस्ट्री सदमे में थी। 3 दिन और बीत गए। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने जी के दूसरे लेवल यानी इंसान और तलवार एक रूप की कला पर थोड़ी बहुत पकड़ बना ली थी। मैं आगे की प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था कि तभी टावर के बाहर से मुझे किसी के हल्के और जाने पहचाने कदमों की आहट सुनाई दी। भैया, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। इस बार मेरी छोटी शिमेई की आवाज में एक अलग ही लेवल की खुशी और खनक थी। वो चहकती हुई अंदर आई और बोली, भैया आज मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल मेनू तैयार किया है। देखो, आपके लिए मसालेदार फिश और सॉसी मटन चाप लेकर आई हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मजे लिए। अरे वाह शिमेई, आज तो बड़े ठाठ हैं। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि बाहर कुछ बड़ा पटाखा फूटा है। इतनी खुश क्यों हो? वो उछलते हुए बोली। अरे भैया, आपको क्या बताऊं, 2-3 दिन पहले वो भूतिया टापू का राक्षस हेतु हमारे संप्रदाय में घुस आया था। वो तो हमारे चीफ को मारने ही वाला था कि तभी हमारे
शूशान के एक महान रहस्यमयी सोड इमॉर्टल हवा को चीरते हुए आ गए। उन्होंने उस राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। भैया, अब तो उन दुष्ट कल्ट्स के चेलों की ऐसी फटी है कि वो हमारे शूशान के इलाके से दुम दबाकर भाग चुके हैं। अब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। वह बच्चों की तरह हाथ पैर हिलाकर हवा में पंच मारते हुए बोली, भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद वहां मौजूद थी। मैंने अपनी इन 2 आंखों से उन पूर्वज का वो जलवा देखा है। सिर्फ एक कड़कड़ाती हुई तलवार और उस राक्षस का सिर धड़ से अलग। और सुनो, सबसे बड़ी बात, वो महान पूर्वज जब आसमान में वापस जा रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर रुककर मेरी तरफ देखा और मुझे शाबाशी दी, मेरी तारीफ की। उस घटना को याद करके उसका खून अभी भी जोश मार रहा था और इधर मैं मन ही मन अपनी हंसी दबा रहा था। मुझे अच्छे से पता था कि यह पगली जिस महान पूर्वज के गुणगान गा रही है वो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने बैठा उसका यह अपाहिज भाई ही है। मैंने जानबूझकर मजे लेते हुए पूछा, अच्छा वो शूशान के पूर्वज सच में इतने खतरनाक थे क्या? कहीं तुम बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रही? अरे भैया, वो खतरनाक नहीं, महा खतरनाक थे। वो तुनक कर बोली, काश मेरे पास उन पूर्वज की आधी ताकत भी होती तो मैं भी हाथ में तलवार लेकर पूरी दुनिया की सैर पर निकल जाती और दुष्टों का संहार करती। उसकी ये मासूमियत और हवा में छोटे छोटे घूंसे भांजने का स्टाइल देखकर मेरी हंसी छूट गई। लेकिन भाई, हंसी के पीछे एक कड़वा सच भी था। 3 साल पहले भी यह बेचारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर अटकी थी और आज 3 साल बाद भी यह उसी कछुए की रफ्तार पर बैठी थी। इस कल्ट की दुनिया में जहां लोग रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, इसका यह लेवल तो ऐसा था कि कोई भी राह चलता इसे कूट के चला जाए। ऐसे में परम तलवारबाज बनना तो दूर, इसके लिए अगला लेवल यानी गोल्डन कोर छूना भी 7 जन्म का सपना लग रहा था। मैंने उसकी लाई हुई मसालेदार मछली और मटन चाप की तरफ देखा और सोचा, यार इस बेचारी ने अपने हिस्से का खाना बचा बचाकर मुझे इतने सालों से खिलाया है। सबने साथ छोड़ दिया पर इसने नहीं छोड़ा। चलो आज इसका थोड़ा सा भला कर ही देता हूं। मैंने बिना कोई तमाशा किए हवा में अपनी एक उंगली उसकी तरफ उठाई और एक जबरदस्त स्पिरिचुअल वेव सीधे उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मेरी उंगली का इशारा होते ही शिमेई का नाजुक शरीर जोर से कांपा। उसे ऐसा लगा जैसे कड़कड़ाती ठंड में किसी ने उसकी रगों में गुनगुना और बेहद ताकतवर पानी बहा दिया हो। वो जादुई ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगी और जो कल्टीवेशन का अड़ंगा बैरियर सालों से उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वो शीशे की तरह चटकने लगा। मैंने तुरंत अपनी आवाज उसके दिमाग में गूंजती हुई भेजी, दिमाग को शांत करो, अपनी ऊर्जा को एक जगह समेटो और इसी वक्त अगले लेवल का दरवाजा तोड़ दो। शिमेई अंदर से बुरी तरह हिल गई थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की, पलथी मारी और ध्यान में बैठ गई। ठीक आधे घंटे बाद एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक नई और शुद्ध ऊर्जा निकली। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड स्टेज में कदम रख दिया था। सालों का सूखा आधे घंटे में खत्म। भैया, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसने साक्षात भगवान देख लिए हों। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या अभी अभी यह चमत्कार आपने किया? आपने मेरी कल्टीवेशन का बैरियर तोड़ दिया। उसे अच्छे से पता था कि शूशान के बड़े बड़े एल्डर्स भी किसी चेले की कल्टीवेशन को इस तरह मलाई की तरह मक्खन से बाहर नहीं निकाल सकते थे जैसे मैंने बिना छुए कर दिया था। मैं बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसका दिमाग और तेजी से दौड़ा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, भैया इसका मतलब क्या आपकी कल्टीवेशन वापस आ गई है? आपने फिर से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है? इस बार मैंने अपनी ताकत को और छुपाना ठीक नहीं समझा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ समझ लो कुछ ऐसा ही है, लेकिन सुन, मेरी कल्टीवेशन वापस आने की बात इस टावर के बाहर किसी के भी कान में नहीं पड़नी चाहिए। इसे बिल्कुल सीक्रेट रखना। आप फिक्र मत करो भैया, अगर किसी ने मेरी जबान से एक शब्द भी निकलवा लिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं इस राज को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। उसने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई जैसे कोई बड़ी जासूस हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया और वो धीरे से बोली, वैसे भैया एक और बहुत जरूरी और अजीब खबर है जो मुझे आपको बतानी है। उस दिन जब हमारे चीफ और उस भूतिया टापू के राक्षस हेतु के बीच वो भयंकर लड़ाई हो रही थी, तब हमारे चीफ पिताजी को बहुत गहरी चोटें आई थीं। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। कसम से भैया, बहुत गंभीर सिचुएशन है। और सबसे बड़ा रायता तो अब फैला है। जैसे ही मार्केट में यह खबर लीक हुई कि हमारे चीफ बेड रेस्ट पर हैं और उनकी हालत खस्ता है, हमारे शूशान के अंडर आने वाले जो 6 बड़े तलवारबाज घराने 6 ग्रेट सोर्ड सेट्स हैं, सालों के पर निकल आए हैं। वो सब अब अपनी अलग ढपली अलग राग बजाने की फिराक में हैं और शूशान की गुलामी छोड़कर आजाद होना चाहते हैं। इस बगावत की वजह से हमारे छोटे भाई यंग चीफ का दिमाग फट रहा है। वो अकेले सब संभालने में पागल हो चुका है। उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखें हल्की सी भींच गईं और उनमें एक ठंडी चमक आ गई।
अरे भाई, मुझे इन 6 घरानों की नस नस का पता था। जब मैं इस संप्रदाय का यंग चीफ हुआ करता था, तब इन सालों ने मेरा भी खून खूब चूसा था। नाम के लिए तो ये सब शूशान के तलवे चाटते थे और हमारे अंडर आते थे, लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ हजारों सालों में शूशान कमजोर पड़ता गया, इन 6 घरानों के पेट में चोर बैठने लगा। ये बस मौके की तलाश में थे कि कब शूशान गिरे और ये अपनी अलग दुकान खोलें। हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों राक्षसों ने शूशान पर इतना बड़ा हमला किया और इन 6 घरानों के बड़े बड़े सूरमा अपने अपने घरों में रजाई ओढ़कर सो रहे थे। सालों ने अपनी एक चींटी तक मदद के लिए नहीं भेजी। खैर, मैंने शिमेई की बात सुनकर बस अपना सिर हिला दिया और ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मेरा वो सस्ता चीफ बाप, जिसने पूरे शूशान पर 100 साल से ज्यादा राज किया है, वो इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि एक हार से हमेशा के लिए ढेर हो जाए। उसके पास अभी भी कई पत्ते बाकी होंगे। और रही बात उन 6 घरानों की औकात की, तो भाई, उनके बारे में सोचकर मैं अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करूं? वो मेरे सिरदर्द का हिस्सा नहीं थे। मेरे लिए सबसे बढ़िया काम यही था कि मैं इस लॉक डीमन टॉवर के एकांत में दुबका रहूं, दबाकर कल्टीवेशन करूं और अपनी ताकत को उस लेवल पर ले जाऊं जहां पूरी दुनिया मेरे सामने घुटने टेक दे। उस ऐतिहासिक जंग के बाद पूरे संप्रदाय को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और शूशान का श्वानशाओ सोर्ड फॉर्मेशन पूरी ताकत से एक्टिव कर दिया गया था। अब बाहर की दुनिया का हाल सुनो। पूरी कल्टीवेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चर्चा थी। हर छोटा बड़ा संप्रदाय, हर राजा महाराजा सिर्फ एक ही सस्पेंस में मरा जा रहा था कि आखिर वो मिस्टीरियस सोर्ड्समैन कौन था, जिसने अपनी एक ही कड़कड़ाती हुई तलवार की धार से ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर, यानी वही भूतिया टापू का खूंखार बुढ़ा हेतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका असली वजूद क्या है और वो शूशान के किस कोने में छुपा बैठा है? पूरी दुनिया इस राज को सुलझाने के लिए पागल हो रही थी और इधर मैं टावर के अंधेरे में बैठकर आराम से अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। मार्केट में अफवाहों का बाजार तो ऐसा गर्म था जैसे तपती दोपहरी में लोहे का तवा। बाहर लोग कयास लगाने में अपनी चप्पलें घिस रहे थे। कोई कह रहा था कि यह शुआनशाओ सोर्ड सेक्ट के वो बूढ़े पूर्वज हैं जो सैकड़ों सालों से ऐसी गुफा में बंद थे जहां मौत भी जाने से डरती है, और वो अब बाहर आ गए हैं। तो कोई ज्ञान फैल रहा था कि सालों पहले गायब हुआ कोई लेजेंडरी सोर्ड इमॉर्टल वापस लौट आया है। कुछ लोग तो यहां तक अफवाह उड़ा रहे थे कि शूशान ने इस लॉक डीमन टॉवर की गहराइयों में अपनी कोई ऐसी खूंखार गुप्त ताकत छुपा रखी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन बाहर दुनिया में चाहे जितनी भी बकवास चल रही हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो आराम से इस खूंखार वैली के सबसे गहरे, अंधेरे और निचले हिस्से में पलथी मारकर बैठ गया था। यहाँ का माहौल ऐसा था कि साला डेमोनिक ची खौफनाक तरीके से उबल रही थी और ऐसी बर्फीली जहरीली हवाएं चल रही थीं कि हमारे संप्रदाय के नासेंट सोल लेवल के बड़े बड़े सुरमा भी यहां आने का नाम सुनकर पैंट गीली कर लें। लेकिन मेरे लिए तो यह जगह किसी मखमली गद्दे और 5 स्टार होटल से भी बढ़कर थी। जब से मुझे इस टावर के अंदर ताइशु मिशी द अल्टीमेट वॉइड डिस्ट्रॉयर सोर्ड स्क्रिप्चर का असली और पूरा वर्जन मिला, तब से मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आया कि पहले मैं तलवारबाजी के नाम पर जो सीख रहा था वो तो सिर्फ बच्चों का खिलौना था, बस ऊपरी दिखावा था। असली तलवारबाज बनने के लिए सिर्फ तलवार की कलाबाजी नहीं दिखाई जाती, बल्कि अपनी तलवार की इच्छा, सोर्ड हार्ट और खुद के शरीर को इस पूरी कायनात के साथ एक सुर में मिलाना पड़ता है। मैं इस खूंखार घाटी में बैठकर जो जहरीली ऊर्जा सोख रहा था, उससे न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी, बल्कि उस भयानक दबाव से मेरा इरादा और मेरी आत्मा भी लोहे की तरह मजबूत हो रही थी। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए। अब मेरे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भारी और गहरी हो चुकी थी कि मेरे डैंटियन के अंदर का नासेंट सोल अपनी आखिरी लिमिट तक ठोस हो चुका था, मानो वो अब फटने को तैयार हो। मैं जब अपनी उंगली भी हिलाता तो मेरी स्पिरिचुअल पावर का समंदर उबलने लगता और तलवार की ऐसी धार निकलती जैसे आसमान में बाज उड़ रहा हो। लेकिन भाई, मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं एक झटके में अगला लेवल सोल फॉर्मेशन तोड़ सकता था, पर मैंने खुद को रोक कर रखा। क्यों? क्योंकि मैं कोई ऐरा गैरा कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता था। युआनिंग से हुआशेन जाना कोई मामूली बात नहीं है, ये इंसान से भगवान बनने जैसा बदलाव है। अगर मैं सिर्फ ऊर्जा का ढेर लगाकर जबरदस्ती अगला लेवल पा भी लेता तो मैं दुनिया का सबसे कमजोर और फुस्स हुआशेन कल्टीवेटर बनता। और अपना स्टाइल तो शुरू से क्लियर है, अपूर्ण को कल्टीवेशन की गली का मामूली गुंडा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का किंग बनना था। मुझे ऐसा बनना था कि अपने लेवल पर तो क्या, अपने से ऊंचे लेवल वाले को भी पटक पटक के धो सकूं। इसलिए मैंने अपनी ताकत को दबाना शुरू किया। मैं अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी तलवार की धार को रोज पत्थर पर रगड़ रगड़ कर चमकाने लगा। मेरा डेली रूटीन सेट था। दिन में भयानक जहरीली ऊर्जा को डकारना और रात में अंधेरे में बैठकर तलवार के गुप्त रहस्यों को डिकोड करना। इस बीच मेरी प्यारी छोटी शिमेई शैन तिंगलान हमेशा की तरह चुपके चुपके मेरे लिए टिफिन लेकर आती रही। अब जब भी वो मुझे देखती,
उसकी आंखों में वो खुशी और गर्व साफ झलकता जिसे वो छुपा नहीं पाती थी, क्योंकि अब उसे अच्छे से पता चल चुका था कि उसका यह भाई कोई अपाहिज या लूजर नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो पूरी दुनिया के कल्टीवेटर्स को एक हाथ से बजा सकता है। लेकिन वो लड़की निकली बहुत समझदार और सयानी। उसने मुझसे कभी कोई फालतू सवाल नहीं पूछा। मैं जितना बताता वो उतना ही सुनती, कभी अपनी तरफ से पंचायती नहीं करती थी। वो बस चुपचाप खाना लगाती और मुझे बाहर की दुनिया की गॉसिप सुनाती, जैसे कि कौन से बड़े बुजुर्ग का घाव अब ठीक हो गया है, किस पड़ोसी शहर में कौन से नए गुंडों ने बवाल काटा है, या फिर हमारे चीफ ये त्यान्युआन के गुफा में बंद होने के बाद मेरा छोटा भाई ये लिंगचुआन कैसे पूरे संप्रदाय की पंचायत संभालने में अपनी जान खपा रहा है। भाई की बातें सुनकर मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट रहता, मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती थी। सोचो, एक वक्त था जब मुझसे मेरी यंग चीफ की गद्दी छीन ली गई थी और मुझे इस नरक में फेंक दिया गया था। अगर मेरी जगह कोई और आम लड़का होता तो ताकत वापस मिलते ही सबसे पहले बाहर भागता, अपनी गद्दी वापस छीनता और उन हरामखोरों की लाइन लगाकर कुटाई करता जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन अपुन का लेवल बहुत ऊपर उठ चुका था। मेरी नजर में वो संप्रदाय के चीफ की कुर्सी किसी कचरे के डिब्बे जैसी थी, उसकी कोई औकात नहीं थी। बाहर से देखने में भले ही वो पद बहुत चमकीला और रौबदार लगता हो, पर असल में वो सिर्फ एक सिरदर्द है। दुनिया भर के फालतू के काम, संप्रदायों के आपसी झगड़े, चेले चपाटों की बगावत, रिसोर्सेज का बंटवारा, राजनीति, इन सब बकवास में फंसकर इंसान अपनी कल्टीवेशन भूल जाता है। और भाई, मुझे तो ग्रेट एम्परर के रास्ते पर चलना था। सुशांत संप्रदाय का चीफ बनकर मैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारता? सच कहूं तो अगर मेरे उस बूढ़े बाप, छोटे भाई और इस मासूम शिमेई का मोह मेरे दिल में ना होता तो उस दिन जब वो ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर हमला करने आया था, मैं अपनी उंगली तक नहीं हिलाता। वो सब भाड़ में जाते, मुझे क्या। तभी एक दिन शेन तिंगलान ने दबे पांव मुझसे हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, अगर मान लो किसी दिन हमारे संप्रदाय को आपकी असली ताकत का पता चल गया और वो सब आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांगने लगे कि प्लीज वापस आकर हमारे यंग चीफ बन जाओ, तब आप क्या करोगे? मैंने उसकी बात सुनी, जोर से ठहाका लगाया और बेहद लापरवाही से कहा, तो वो कुर्सी उठाकर किसी और को दे देना। मुझे उस फालतू के खिलौने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था और न कभी होगा। मेरी बात सुनकर शेन तिंगलान एकदम हक्की बक्की रह गई, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो तो सोच रही थी कि मेरे दिल में कोई पुरानी टीस या गुस्सा होगा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस गद्दी को अपने जूतों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। उसने जब मुझे उस उबलती हुई जहरीली ऊर्जा के बीच शांत बैठे देखा तो उसे समझ आ गया कि इस बंदे की नजरें अब शूशान के इस छोटे से कुएं पर नहीं है। मेरी मंजिल तो अब उस आसमान के भी पार, बहुत ऊंचे और बहुत दूर किसी मुकाम पर थी। और फिर 3 महीने और बीत गए और आज के दिन इस भयानक लॉक डीमन टॉवर, डेमन वैली एबिस के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस पूरी घाटी की बुनियाद हिलाकर रख दी। अचानक इस खूंखार घाटी की गहराइयों में एक जबरदस्त भूचाल आया, मानो धरती फट जाएगी। यहां बिखरी हुई वो अंतहीन जहरीली डेमोनिक छी किसी चुंबक की तरह मेरी तरफ खिंची चली आने लगी और पागलों की तरह मेरे शरीर के चक्कर काटने लगी। पहले ये दायरा कुछ मीटर का था, फिर सैकड़ों मीटर हुआ और देखते ही देखते हजारों मीटर तक फैल गया। पूरी घाटी की वो खूंखार ऊर्जा अब एक विशालकाय ब्लैक वोर्टेक्स में बदल चुकी थी और भाई साहब, उस विनाशकारी बवंडर का सेंटर पॉइंट और कोई नहीं बल्कि मैं खुद था। इस समय मेरे डैनेटियन के अंदर बैठा वो नेसेंट सोल किसी धधकते हुए सूरज की तरह चमक रहा था, अपनी आखिरी लिमिट को पार कर चुका था। मेरी स्पिरिचुअल सेंस भी कैंचुली बदलकर एक महाशक्तिशाली रूप ले रही थी और तभी मैंने अपनी आंखें झटके से खोल दी। बूम! मेरे शरीर से एक ऐसी खूंखार और डिवाइन प्रेशर निकली कि पूरी घाटी थरथर कांप उठी। मेरे डैनेटियन में बैठे उस युआनेंग ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और एक कदम आगे बढ़ाया। वो पलक झपकते ही मेरी मानसिक शक्ति के साथ घुल मिल गया और एक असली दिखने वाले साए एवेटार में बदल गया। युआनेंग शरीर से बाहर आ चुका था और मेरी दिव्य आत्मा का रूप ले चुका था, यानी मेरा सोल फॉर्मेशन लेवल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। उस एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो पूरी डेमन वैली मौत के सन्नाटे में डूब गई हो और अगले ही पल वहां मौजूद वो सारी भयानक जहरीली ऊर्जा मेरे सामने ऐसे घुटनों के बल बैठ गई जैसे कोई गुलाम अपने राजा के सामने झुकता है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, मेरे लंबे बाल बिना हवा के ही हवा में लहरा रहे थे। मेरी आंखें इतनी गहरी और डरावनी हो चुकी थीं कि अगर कोई आम युआनेंग कल्टीवेटर सिर्फ मेरी आंखों में झांक भी लेता तो उसका दिमाग वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाता। सच कहूं तो अगर अब मुझे वो ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर जैसा बुढ़ा दोबारा मिल जाता तो मुझे उस प्राचीन तावीज की उद्धारी ताकत की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अकेले अपने इस एक हाथ के दम पर उसकी छटनी बना देता और उसे नर्क का रास्ता दिखा देता। लेकिन भाई, अपूर्ण के पैर अभी भी जमीन पर थे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी मैं इस टावर से बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि हुआशेन लेवल तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। मेरी बुनियाद भले ही दुनिया के बाकी कल्टीवेटर्स से लाख गुना मजबूत हो चुकी थी, लेकिन रास्ता जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी और सब्र की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से इस लॉक डीमन टॉवर के सबसे निचले हिस्से में अभी भी ऐसे कई खूंखार राज दफन थे जिन्हें मैं पूरी तरह खंगाल नहीं पाया था।
जैसे कि उस स्लैश हेवन बर्निंग नाम की कटी फटी तलवार का असली और डरावना इतिहास क्या है, या फिर जो ताइशु मीशी किताब मुझे मिली थी उसके आखिरी पन्नों में लिखी वो कौन सी फॉरबिडन किलिंग मूव है जो पूरी दुनिया को राख कर सकती है। और सबसे बढ़कर इस घाटी के सबसे आखिरी छोर पर खड़ा वो विशाल कांस्य का प्राचीन दरवाजा जो सदियों से बंद था। मेरी छठी इंद्री चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई ऐसा महा खजाना या महा अवसर छुपा है जो मुझे सीधे एम्परर की गद्दी पर बैठा सकता है। पर जहां एक तरफ मैं अंदर अपनी कल्टीवेशन की सेटिंग सुधारने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ बाहर शूशान संप्रदाय में राजनीति का एक नया नाटक शुरू हो चुका था और बाजी फिर से पलटने वाली थी। जैसे ही मार्केट में यह खबर आई कि हमारे चीफ ये तियान्युआन की चोटें अब ठीक हो चुकी हैं और वो पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं, संप्रदाय के गलियारों में दबी जबान से एक नई कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में खुसफुस करने लगे कि संप्रदाय को संभालने के लिए अब एक बार फिर से यंग चीफ की गद्दी को दोबारा भरा जाएगा। साले फिर से वही पंचायत शुरू करने वाले थे और उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस गद्दी के लिए वो अंदर ही अंदर साजिशें रच रहे थे उसे मैं अपने जूतों की धूल भी नहीं समझता था, क्योंकि साले अब फिर से वही घिसी पिटी पंचायत शुरू करने वाले थे। सब जानते थे कि 3 साल पहले जिस मुझे गद्दारी के झूठे आरोप में फंसाकर कल्टीवेशन छीनकर इस नरक में फेंका गया था, वो सब एक सोची समझी साजिश थी। अब जब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था और ऊपर से उस रहस्यमयी तलवारबाज जो कि खुद मैं ही था ने शूशान को मसीहा बनकर बचाया था, तो संप्रदाय के उन बूढ़े एल्डर्स के दिमाग के बंद ताले भी अब खुलने लगे थे। वो संप्रदाय के भविष्य को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर हो गए थे। मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया था। कुछ बुजुर्ग वकालत कर रहे थे, अरे भाई उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, उसका हक उसे वापस दो, उसे फिर से यंग चीफ बनाओ। तो कुछ चमचे अपनी रोटियां सेकते हुए कह रहे थे, नहीं नहीं, अब तो संप्रदाय का पूरा कामकाज छोटा भाई ये लिंग चुआन संभाल रहा है, तो उसी को परमानेंट राजा चीफ बना देना चाहिए। कुल मिलाकर संप्रदाय के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच अंदर ही अंदर कुर्सी का ऐसा गेम चल रहा था कि पूछो मत। एक दिन संप्रदाय के मेन हॉल में इसी बात पर माथापच्ची हो रही थी। हमारे चीफ बाप ये तियान्युआन काफी देर तक चुपचाप सबकी बकवास सुनते रहे। जब सब भौंक भौंक कर थक गए तब उन्होंने अपनी भारी आवाज में सिर्फ एक लाइन बोली जिसने सबकी बोलती बंद कर दी, अब इस टॉपिक पर आगे कोई बहस नहीं होगी। सारे बुजुर्ग मुंह बाएं उनकी तरफ देखने लगे। तियान्युआन ने अपनी उलझी हुई और भावुक आंखों से सबको देखा और धीरे से कहा, मेरा वो बड़ा बेटा, अगर वो खुद चाहे तो यह चीफ की कुर्सी शुरू से उसी की थी और हमेशा रहेगी, लेकिन अगर उसका मन इस कुर्सी पर बैठने का नहीं है तो इस पूरी दुनिया में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो जबरदस्ती उसे इस पर बैठा सके। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरा छोटा भाई ये लिंग चुआन खुद चलकर इस खूंखार वैली के बाहर आया। 3 साल पहले जो लड़का थोड़ा बचकाना और जज्बाती हुआ करता था, आज संप्रदाय की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते संभालते वो काफी मैच्योर हो चुका था। उसके चेहरे से वो लड़कपन गायब था और उसकी जगह एक गंभीर लीडर की झलक साफ दिख रही थी। वो उस भयानक घाटी के मुंह पर आकर खड़ा हुआ और अंदर अंधेरे की तरफ देखते हुए बहुत ही तमीज और अदब से चिल्लाया, भैया संप्रदाय के सारे बुजुर्ग मीटिंग कर रहे हैं, वो सब आपका यंग चीफ का पद आपको वापस लौटाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इसी वक्त इस कुर्सी से हट जाता हूं और आपके पीछे चलने को तैयार हूं। उसकी आवाज इस गहरी घाटी की दीवारों से टकराकर काफी देर तक गूंजती रही। अंदर सन्नाटा छाया रहा और फिर उस अंधेरे के सबसे गहरे कोने से मेरी बेहद शांत, ठंडी और बेपरवाह आवाज बाहर निकली, वो चीफ की कुर्सी जैसी है वैसी ही रहने दो, तुम उस पर बैठे हो, बैठे रहो। और सुनो, आज के बाद इस संप्रदाय में मेरा नाम दोबारा मत लेना। यह सुनते ही लिंग चुआन का दिल धक से रह गया। उसे एक जबरदस्त शौक लगा। वो तो सोच रहा था कि भले ही मैं ये गद्दी ठुकरा दूं, पर मना करने से पहले थोड़ा बहुत तो सोचूंगा, थोड़ा नखरा तो दिखाऊंगा। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस ऑफर को ऐसे लात मार दूंगा जैसे कोई रास्ते में पड़े बेकार पत्थर को मारता है। मैं शूशान संप्रदाय के होने वाले किंग का पद नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उसकी नजर में मैं एक बहुत ही मामूली और फालतू सी चीज को कचरे में फेंक रहा था। अभी वो सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मेरी आवाज जब दोबारा गूंजी। शूशान को आज एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो यहीं रहकर इस संप्रदाय की रक्षा कर सके और इसे संभाल सके। और मैं यहां हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आया हूं। मेरी मंजिल बहुत आगे है, इसलिए ये कुर्सी तुम्हारे लिए ही सबसे बेस्ट है, इसे तुम ही संभालो। मेरी ये बात सुनकर लिंग चुआन पत्थर की मूरत बन गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसका यह बड़ा भाई सिर्फ यंग चीफ का पद ही नहीं ठुकरा रहा है, बल्कि वो अपने हाथों से इस संप्रदाय की दौलत, शोहरत, राजनीति और पावर के साथ अपना आखिरी कमजोर धागा भी हमेशा हमेशा के लिए काट रहा है। उसे साफ दिख गया था कि आज के बाद मैं इस शूशान की छोटी सी दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका हूं और मेरी असली उड़ान तो अब ब्रह्मांड के उस छोर पर होने वाली है जहां सिर्फ ग्रेट एम्परर राज करते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे लिए शूशान सिर्फ एक गुजरा हुआ कल था। अगर आगे कभी इस संप्रदाय पर कोई बड़ी मुसीबत आई
तो हो सकता है कि तुम पुरानी यादों और अपनों के मोह में आकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दो, लेकिन कोई तुम्हें दोबारा इस संप्रदाय की कड़वी राजनीति और बंधनों में जकड़ ले। अब किसी माई के लाल में इतना दम नहीं था। तुम्हारी इस बेरुखी और महानता को देखकर आखिर में छोटे भाई ये लिंगचुआन ने उस गहरी डरावनी घाटी की तरफ बहुत ही इज्जत और अदब से झुककर प्रणाम किया। उसने छाती तानकर कहा, भैया आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक मेरी रगों में खून की आखिरी बूंद बाकी है, मैं इस शूशान संप्रदाय का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा और इसकी व्यवस्था को टूटने नहीं दूंगा। तुमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब इन इंसानी पंचायतों से बहुत ऊपर उठ चुका था। तुमने दोबारा अपनी आंखें मूंद लीं और कल्टीवेशन में लीन हो गए। तुम्हारे चारों तरफ वो भयानक जहरीली ऊर्जा एक जादुई चक्र की तरह घूमने लगी और तुम्हारी दिव्य आत्मा तलवार की धार जैसी नुकीली और चमकदार हो गई। और ठीक उसी सेकंड इस खूंखार घाटी के सबसे निचले और अंधेरे छोर पर खड़ा वो रहस्यमयी ब्रॉन्ज एंशियंट डोर जो सदियों से बंद था, उसमें एक बेहद हल्की सी कड़कड़ाहट और थरथराहट हुई। ऐसा लगा मानो उस बंद दरवाजे के पीछे सोई हुई कोई सदियों पुरानी महाशक्तिशाली बला या कोई प्राचीन देवता अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। यह महसूस होते ही तुम्हारे होंठों पर एक कातिलाना और कमीनी मुस्कान आ गई। चलो भाई, आखिरकार अब लाइफ में थोड़ा असली मजा आने वाला है। जब से तुमने सोल फॉर्मेशन लेवल को तोड़ा था, तब से तुम्हारे और इस पूरी कायनात के बीच एक ऐसा जादुई कनेक्शन बैठ चुका था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो घाटी की खूंखार और जहरीली ऊर्जा जो दूसरों को तड़पा तड़पा कर मार देती थी, अब तुम्हारे शरीर के पास आते ही एकदम पालतू बिल्ली की तरह सीधी हो जाती थी और शांत लहरों की तरह बहने लगती थी। इधर तुम्हारी उस परम गुप्त किताब ताइशु के दूसरे लेवल यानी इंसान और तलवार एक रूप की प्रैक्टिस भी अपने चरम पर पहुंच रही थी। लेकिन भाई, तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस बदली हुई खूंखार ताकत को संप्रदाय का चीफ बाप या वो बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले बुजुर्ग नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि उसे सबसे पहले भांपेगी तुम्हारी वही भोली भाली छोटी शिमेई शेन तिंगलान। हमेशा की तरह वो आज भी अपने हाथों में बढ़िया गरम गरम खाना लेकर टिफिन दबाए घाटी की तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घाटी के बाहरी गेट पर अपना पहला कदम रखा, अचानक हवा में तैरती एक अदृश्य खूंखार तलवार की इच्छा ने उसे ऐसा तगड़ा झटका मारा कि बेचारी को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उस अदृश्य तलवार की धार ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, लेकिन हवा में इतनी तीखी और नुकीली कड़वाहट थी कि उसका कलेजा कांप गया। वो घबराकर चारों तरफ देखते हुए अपने आप से बुदबुदाई, अरे यार, ये क्या बवाल है। पहले तो यहां ऐसा दम घोटने वाला और डरावना दबाव कभी महसूस नहीं हुआ। वहां खड़े पहरेदार चेले तो रोज के आदी थे। उन्होंने बस इतना कहकर बात टाल दी कि अरे छोटी सिस्टर, ये तो घाटी के अंदर होने वाली रोज की मामूली हलचल है, डरो मत। लेकिन शेन तिंगलान का दिमाग कोई बच्चों का नहीं था। उसे तुरंत वो ऐतिहासिक दिन याद आ गया जब वो खूंखार बुढ़ा ब्लड स्लॉटर एंसेस्टर शूशान को तबाह करने आया था और आसमान को चीरते हुए वो रहस्यमयी नकाबपोश तलवारबाज मसीहा बनकर उतरा था। उस दिन भी हवा में बिल्कुल ऐसी ही बर्फीली, शुद्ध और कातिलाना तलवार की गूंज थी, मानो पूरी दुनिया एक तरफ और उस बंदे की तलवार एक तरफ। ये सोचते ही शिमेई का दिल जोर से धड़का और उसकी रूह कांप गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में? वो घबराती हुई और तेज कदमों से घाटी के अंदर उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम वहां शान से पलथी मारकर बैठे थे और तुम्हारे चारों तरफ वो भयानक काली ऊर्जा एक बहुत बड़े बवंडर की तरह गोल गोल घूम रही थी। लेकिन भाई, असली जादू तो अब हुआ। जैसे ही वो शिमेई तुम्हारे 3 मीटर के दायरे के पास पहुंची, वो सारी खूंखार जहरीली ऊर्जा अचानक डर के मारे साइड हट गई, मानो किसी राजा के आने पर सिपाही रास्ता छोड़ देते हैं। उसे साफ दिख रहा था कि वो सारी विनाशकारी ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेके बैठी है। ये देखकर शेन तिंगलान का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसे साफ दिख रहा था कि वो सारी विनाशकारी ताकत तुम्हारे सामने घुटने टेके बैठी है। यह देखकर शेन तिंगलान का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगी थीं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, भैया। जैसे ही तुमने अपनी आंखें खोली, उस 1 सेकंड के लिए शिमेई की सांसें पूरी तरह अटक गईं। भाई साहब, तुम्हारी वो आंखें। वो नजारा देखकर उसे लगा जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो आंखें हूबहू उस रहस्यमयी तलवारबाज जैसी थीं। उस ऐतिहासिक दिन जब आसमान से वो चमचमाती तलवार गिरी थी, ये शिमेई सबसे आगे खड़ी थी और इसने सबसे करीब से उस नकाबपोश मसीहा को देखा था। भले ही उस बंदे का चेहरा कपड़े से ढका था, पर उसकी आंखों की वो गहराई, वो शांत रहकर भी दुनिया को चीर देने वाला खूंखार लुक, वो आज तुम्हारे चेहरे पर साफ देख पा रही थी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने अंदर मचे भूचाल को किसी तरह शांत किया और कांपते हाथों से खाने का डिब्बा नीचे रखा। उसने तुम्हारी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भैया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? तुमने उसकी तरफ अपनी शांत नजरों से देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, पूछो। उसने डरते डरते अपने होंठों को चबाया और वो सवाल दाग दिया जो उसके दिल को खाए जा रहा था। भैया, उस दिन संप्रदाय को मौत के मुंह से बचाने वाले
क्या वो रहस्यमयी पूर्वज आप ही थे? ये सवाल सुनते ही मानो पूरी घाटी में हवा का चलना बंद हो गया। गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ पीछे वो काली जहरीली ऊर्जा खौफनाक तरीके से उबल रही थी। तुमने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और इधर बेचारी शिमेई का दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड पर बैठा हो। कुछ पलों के भारी सन्नाटे के बाद तुमने बहुत ही बेपरवाह टोन में पूछा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं। वो रोनी सूरत बनाकर बोली, क्योंकि वैसी खूंखार तलवार की धार मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास देखी है। और उस दिन जब आपने बिना छुए मेरी कल्टीवेशन का बैरियर तोड़ा था, तब जो जादुई स्पिरिचुअल पावर मेरे शरीर में घुसी थी, उसकी वाइब बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन उस मसीहा की तलवार में थी। वह थोड़ा और रुआंसी होकर अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा करते हुए बोली, और सबसे बड़ी बात, वो महान पूर्वज जब आसमान में गायब होने वाले थे, तब उन्होंने जिस तरह मुझे देखा था, वो देखने का अंदाज, वो अपनापन बिल्कुल आपकी तरह था भैया। अब उसकी इतनी गहरी जासूसी देखकर तुम भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। सच कहूं तो तुमने कभी अपनी ताकत या अपनी वाइब्स को जानबूझकर बहुत ज्यादा छुपाने की नौटंकी नहीं की थी, पर तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भोली भाली दिखने वाली लड़की तुम्हारी एक एक बारीक हरकत को अपने दिमाग में डाउनलोड करके बैठी है। कुछ देर शांत रहने के बाद तुमने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो मैं ही था। तिंगलान, यहाँ लेखक ने गलती से क्विंगशु लिखा, पर हम कहानी के फ्लो में रहेंगे। कुछ बातें बस अपने तक ही रखी जाती हैं। जो देख लिया सो देख लिया। अब इसके बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि हमारे चीफ बाप को भी नहीं। तुम्हारी बात सुनते ही उसने पागलों की तरह जोर जोर से अपना सिर हिलाया। भैया, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जबान पर ताला लगा लूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन और उदासी आ गई। उसने हैरान होकर पूछा, भैया, अगर आप इतने बड़े महायोद्धा बन चुके हो, तो आप इस नरक जैसी जेल से बाहर क्यों नहीं निकलते? आज हमारे संप्रदाय के वो बड़े बड़े बुजुर्ग अपने के पर खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास इतनी खूंखार कल्टीवेशन है, तो वो सब खुद ढोल नगाड़े लेकर यहाँ आएंगे और आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांगेंगे कि प्लीज वापस आकर हमारे यंग चीफ बन जाओ। उसकी यह बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की और ठंडी हंसी आ गई। तुमने मजे लेते हुए पूछा, यंग चीफ क्यों? क्या वो कुर्सी वाकई इतनी कीमती है? तुम्हारी ये बात सुनकर वो एकदम सुन्न रह गई। उसकी छोटी सी दुनिया में शूशान का यंग चीफ बनना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। पर तुम्हारे मुंह से ये शब्द ऐसे निकल रहे थे मानो तुम संप्रदाय के सबसे बड़े पद की नहीं, बल्कि किसी सड़क पर पड़े खाली प्लास्टिक के डिब्बे की बात कर रहे हो।